स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था, आलोक रंजन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी आईटीआई म्यूचुअल फंड में। बहुत बहुत स्वागत आलोक सर। अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, और अपना समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। जिस अहम चर्चा के लिए हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं वो आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है, जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, नए निवेशक हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैटेगरी को भी जानना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि आखिर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी होती क्या है और क्यों आवश्यक है, और आईटीआई लार्ज और मिड कैप जो फंड है उसकी क्या खास बातें हैं। धन्यवाद प्रशांत। देखिए, ये लार्ज और मिड कैप जो सेगमेंट है ना, इसमें लार्ज कैप भी होता है और मिड कैप के भी स्टॉक्स होते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे, जैसे आप इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनीज को देखेंगे, तो उसमें जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैप, तो जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप होती हैं, और उसके बाद की जो 150 कंपनियां होती हैं वो मिड कैप होती हैं। कि हमारे एसआईडी के हिसाब से जब हमने फंड रेज किया, तो हमने ये अपने इन्वेस्टर्स को और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये बताया कि हम 35% लार्ज कैप में डालेंगे, जो कि टॉप 100 कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज में, और दूसरा जो 35% है वो हम मिड कैप में डालेंगे। तो ये जो 35 लार्ज कैप, 35% मिड कैप, और बाकी का जो 30% बच गया, उसमें फंड मैनेजर अपने विचार के हिसाब से, मार्केट के अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से कुछ भी ले सकता है। लार्ज कैप भी ऐड कर सकता है, मिड कैप भी ऐड कर सकता है, या स्मॉल कैप भी ऐड कर सकता है, लेकिन 35% मिनिमम लार्ज कैप और 35% मिनिमम स्मॉल कैप होना जरूरी है। अब इसमें लार्ज कैप हम इसलिए रखते हैं कि लार्ज कैप की जो कंपनीज होती है ना, टिपिकली क्या होता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और उनका परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल होता है कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे जो स्मॉल कैप कंपनीज है। स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब हुआ कि छोटी कंपनियां, तो छोटी कंपनियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो उतना ज्यादा पुराना नहीं होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि लार्ज कैप की जो कंपनीज है वो ज्यादा स्टेबल होती है और ज्यादा भरोसे की होती हैं, और उनके परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी जो है, उतार चढ़ाव, रिलेटिव टू स्मॉल कैप और मिड कैप कम होता है। तो लार्ज कैप जो है वो एक पिलर की तरह फंड को सपोर्ट प्रदान करता है, और जो मिड कैप हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जहां पे ग्रोथ भी है और रीजनेबली लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। तो उस हिसाब से मिड कैप में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको उसमें स्टेबिलिटी भी मिलता है, और साथ में थोड़ा रिटर्न का अच्छा भरोसा भी होता है। तो ये लार्ज और मिड कैप मिला के हमने एक सेगमेंट बनाया, जिसको हम लार्ज एंड मिड कैप बोलते हैं। बाकी जो 30% बच गया, उसमें फंड मैनेजर मार्केट के पोजीशनिंग के हिसाब से, मार्केट में कैसा लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से फंड मैनेजर बिल्कुल स्वतंत्र है। वो कुछ भी खरीद सकता है, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कुछ भी ऐड कर सकता है। तो ये जो 30% का जो ऑप्शन है और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके चलते फंड मैनेजर को अल्फा क्रिएट करने का, अल्फा का मतलब हुआ जो अतिरिक्त रिटर्न है बेंचमार्क के मुकाबले, वो करने में थोड़ी सुविधा मिलती है। बहुत बेहतर आलोक सर। एक चीज़ हमें ये बताइए कि जाहिर सी बात है कि अब चूंकि इस कैटेगरी की जब बात होगी तो बाकी पीयर्स की भी बात होगी, थोड़ी तुलनाएं भी होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। ऐसे में क्या वो सबसे, मतलब जो कहते हैं ना कि जिसको आप अपने इस पूरे फंड को बहुत बेहतर मानते हैं बाकियों के मुकाबले, वो क्या खास बात है जिसके लिए लोगों का रुझान इसकी ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम आईटीआई के लार्ज और मिड कैप की बात करें, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है परफॉर्मेंस के लिए, वो है कि हम, जो हमारा जो प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का, वो काफी अच्छा हम बोल सकते हैं, और काफी सुदृढ़ है, काफी स्ट्रांग है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी का ध्यान रखते हैं, साथ में ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, साथ में
क्लीन गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं। तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के पैरामीटर हैं कि सारे पैरामीटर्स को मिला करके जो कंपनी इस पे खड़ा उतरती है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके चलते आप देखेंगे कि जो रिटर्न देखेंगे वो रिटर्न बाकी फंड्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपने अच्छा प्रोसेस बनाया और उस प्रोसेस को आपने दृढ़ता के साथ अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, तो जनरली रिजल्ट अच्छा आता है, और ऐसा हमारे फंड के परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा। बात आपने की, मैं थोड़ा सा और इसमें विस्तार चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं चुनाव की बात, जो इक्विटी का जो फिल्टरिंग का पूरी प्रक्रिया है, जरा इसे थोड़ा और बेहतर बता सकते हैं कि और मतलब क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिस पे आप इन चीज़ों को परखते हैं और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर की यात्रा को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। जैसे अब रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी में लगाया, बिजनेस की इक्विटी में लगाया, और उसके हिसाब से कंपनी सालों साल कितना कमा रही है। तो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के अच्छा करने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आपने इक्विटी कंट्रीब्यूशन कितना किया और आपको उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो गया। उसके अलावा जो दूसरा पैरामीटर जो गवर्नेंस का है, तो गवर्नेंस एक ऐसी चीज है कि देखिए, जैसे कि जो शेयर होल्डर होता है जब वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो बेसिकली वो प्रमोटर के साथ, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, उनके साथ एक पार्टनरशिप की तरह लेता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी बिजनेस में जाते हैं, तो आप ये समझिए कि जब तक आपका जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो माइनॉरिटी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा और इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं करेगा, तब तक आपको रिटर्न मिलना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलना मुश्किल है। दूसरी बात है कि जिस गवर्नेंस में इंटीग्रिटी होती है और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ओवरऑल वो मार्केट में उस शेयर को पसंद किया जाता है और उसकी जो डिस्काउंटिंग है, या जो हम पी बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को अगर एक साथ आप ध्यान रखेंगे, साथ में आपको अर्निंग ग्रोथ देखना पड़ता है, आपको मार्केट के साइकिल्स को देखना पड़ता है, तो इन सारी चीजों को देख करके आप एक रीजनेबली एक प्रोसेस बना सकते हैं, और उसके चलते आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कई बार ये भी होता है, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि अच्छी कंपनीज होती हैं लेकिन बिजनेस में वोलेटिलिटी के कारण, जैसे ग्लोबल सिचुएशंस एकाएक बदल गया, या कभी कोई घटना हो गई, कभी कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस में एकाएक रिएक्शन होता है। अब कंपनी अच्छी है आपको मालूम है, तो अच्छे मैनेजमेंट और बुरे मैनेजमेंट में क्या अंतर है? अंतर यही होता है कि देखिए, बिजनेस तो साइक्लिक है, तो बिजनेस में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, अच्छा और खराब समय आता रहेगा। लेकिन जो अच्छा गवर्नेंस है वो अच्छे समय में अवसर का फायदा उठाने के लिए उचित कदम उठाएगा। एट द सेम टाइम जो खराब मैनेजमेंट है उसका रिस्पॉन्स जो है वो खराब समय में उचित नहीं होता है, और उसके चलते कंपनी का जो संकट है या जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जाता है। तो अच्छा या खराब गवर्नेंस में हम ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या एबिलिटी है ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया बनाते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। एक संक्षेप में आपसे जवाब हम चाहेंगे, खासतौर पे आलोक सर, किस तरह के निवेशकों को इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? जनरली देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हमारे फंड में या लार्ज या मिड कैप में टिपिकली स्मॉल कैप के मुकाबले या फ्लेक्सी कैप के मुकाबले वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। जनरली ऐसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 2 3 4 साल के हिसाब से जो रिटर्न एवब एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और एट द सेम टाइम रीजनेबल रिटर्न चाहिए। तो तमाम बातें
जो हैं वो हर पहलू को बहुत ही बेहतर ढंग से आलोक जी ने आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी पहलुओं को हमने टच किया है और उम्मीद यही करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक खास जगह बनाए निवेशकों के, ख़ास तौर पे उनकी निवेश यात्रा में। आपको, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगता है जब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे शायद अंग्रेजी में ही ज़्यादातर कामकाज होता है, वहाँ पर हमें ऐसी शख्सियतों से मिलना होता है जब वो अच्छी हिंदी का इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में आपको आमंत्रित करेंगे। शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद। आज बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे शो के दौरान जो भी चर्चाएं रही वो आपको पसंद आई हो। आपके कोई सुझाव हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल मुझे